हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 28 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीटीसी डीटीपीएलएसबी यूपीएससी मन समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ क्योंकि जो मैं पीडीएफ का ग्रुप बनाने वाली थी वो अब मैं नहीं बना सकती, क्योंकि 95% बच्चे जो हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं पीडीएफ के लिए, वो ये कर रहे हैं कि उनको पूरा कोर्स का एक साथ चाहिए। ठीक है, वो ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते और वो भी वो प्रिंट आउट मांग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ बच्चों के लिए बना दूं, कुछ के लिए नहीं बनाऊं, फिर ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और जब अब कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तब तक मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो सकता है, और तब मैं आप सभी को प्रिंट आउट या फिर जैसे भी हो नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, तो अभी प्लीज़ आप मैसेज मत कीजिएगा नोट्स के लिए, वो मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सकती। ओके, और क्षमा चाहती हूँ मैंने आपसे बोला। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस नातेदारी संगठन में मातृवंशीय परंपरा विद्यमान है। ठीक है, तो मातृवंशीय परंपरा कहाँ पे विद्यमान है? गारो जनजाति में। ठीक है, गारो जनजाति में मातृवंशीय परंपरा विद्यमान है। इसमें क्या होता है कि माता के वंश से शासन चलता है। ठीक है, यानी जैसे हम अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारे यूपी में क्या है, जो हमारे उत्तर भारतीय राज्य हैं, यहाँ पे पिता के नाम से बच्चा जो है जाना जाता है। ठीक है, माँ किस कास्ट की थी इससे मतलब नहीं, माँ शादी हो गई तो माँ का भी जो सरनेम है वो चेंज हो जाता है, बच्चे का सरनेम पिता से लिया जाता है। लेकिन मातृवंशीय परंपरा में क्या होता है कि बच्चे का जो सरनेम है वो माता से लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पिता जो होता है वो विदा करके आता है, माँ के घर में रहता है। ठीक है, तो बच्चा जो है क्या, वो माँ के वंश परंपरा से वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो मातृवंशीय परंपरा गारो जनजाति में है। जब गोत्रों के कई समूह मिलकर किसी बड़े समूह का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भ्रातृदल कहा जाता है। ठीक है, और भ्रातृदल जब दो भागों में बढ़ जाता है तो उसको अर्धांश कहते हैं। ठीक है, तो जब गोत्र का बहुत बड़ा समूह क्या होता है, कई भाग किसी बड़े समूह का निर्माण करता है, यानी पूरा एक जो बड़ा एरिया होता है वो क्या होता है, भ्रातृदल होता है। और जब ये दो भागों में बढ़ता है तो अर्धांश उसको बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने नातेदारी को दो भागों में बांटा? वर्णात्मक और वर्गात्मक नातेदारी। ठीक है, तो मार्गन थे। ओके, मार्गन ने नातेदारी को दो भागों में बांटा, वर्णात्मक नातेदारी और वर्गात्मक नातेदारी। ठीक है, अब देखिए वर्णात्मक और वर्गात्मक नातेदारी होती क्या है। वर्गात्मक नातेदारी का मतलब होता है कि एक ही वर्ड है वो कई रिश्तों के लिए यूज़ होगा। ठीक है, जैसे हमने आंटी बोल दिया तो आंटी का मतलब चाची भी हो गया, आंटी का मतलब मौसी भी हो गया। ठीक है, आंटी का मतलब बुआ भी हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, तो ये वर्गात्मक हो गया। लेकिन वर्णात्मक में क्या होता है कि हम किसी एक व्यक्ति के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उस व्यक्ति को बुलाने के लिए हम क्या करते हैं, एक पूरे कोटेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा यूपी के ज़िलों में देख लिया जाए तो उसमें जो पत्नी होती है वो अपने पति को कैसे बुलाती है? पप्पू के पापा। ठीक है, या फिर रिंकी की मम्मी। यही क्या है, यही नाम बुलाने का तरीका है कि दूसरे व्यक्ति के नाम को लेते हुए जब हम नातेदारी का प्रयोग करते हैं तो क्या हो गया, उसको हम संदर्भ नातेदारी भी कर सकते हैं और वर्णात्मक नातेदारी, यानी पूरा वर्णन किया जा रहा है रिश्ते का। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग है मार्गन ने किया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि बी.एस. गुहा ने प्रजातियों के वर्गीकरण में मंगोलाइड प्रजाति को कितने भागों में बांटा? यानी मंगोल प्रजाति को बी.एस. गुहा ने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। ठीक है, तो याद रखिएगा मंगोल प्रजाति के वर्गीकरण की बात हो रही, बाकी जो पूरे वर्गीकरण की बात है वो उन्होंने 6 भागों में बांटा था। ठीक है, प्रजाति केंद्रवाद एथनोसेंट्रिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले समनर ने किया था। और एथनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति केवल अपनी ही जाति प्रजाति को स्पेशल मानता है और दूसरी प्रजातियों को क्या मानता है, हीन मानता है। ठीक है, और वो उसका वर्गीकरण, उसका जो निरीक्षण करता है, ठीक है, वर्णन करता है दूसरी प्रजातियों का, वो अपने संदर्भ में करता है। यानी हमारे यहाँ तो इतना अच्छा है, आपके यहाँ तो ये चीज़ बेकार है, अच्छी नहीं है। ठीक है, तो दूसरी प्रजातियों को हीन दृष्टि से देखना, अपनी प्रजाति को श्रेष्ठ माना, ये क्या है, प्रजाति केंद्रवाद। क्वेश्चन नंबर 6 है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या अपनी स्वाभाविक वृद्धि की दर से दोगुनी हो जाएगी। कितने दिनों में दोगुनी, कितने सालों में होगी? 25 वर्ष में। ठीक है, माल्थस ने क्या कहा कि जो जनसंख्या है वो 25 वर्ष के अंदर दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि जो खाद्य पूर्ति है वो कैसे बढ़ रही है, 1 2 3 4। ठीक है, कैसे बढ़ रही है, 1 2
3, 4 ऐसे। लेकिन जो जनसंख्या है वो कैसे बढ़ रही है, 2, 4, 6, ठीक है, इस तरह से, यानी दोगुनी के होते होते चली जा रही है और ये 25 वर्षों में पूरी तरह से क्या होगा, दुगनी हो जाएगी, माल्थस ने कहा था। मीट के सिद्धांत में क्या पाया जाता है, तो संतुलन पाया जाता है, ठीक है। संतुलन, उन्होंने स्व, समाज और मस्तिष्क तीनों का संतुलन स्थापित किया है, ठीक है, तो उनके सिद्धांत में संतुलन पाया जाता है। मीड के अनुसार सामान्यकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य किसका उदाहरण है, तो मुझे का उदाहरण है, ठीक है। यानी उन्होंने क्या कहा कि एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, और उसके बाद वो वो आई में होता है, ठीक है, आई होता है वो, और उस समय उसके पास कोई स्व नहीं, अपने स्वयं का विवेक बुद्धि होती है और दूसरे से कोई चीज़ सीखा नहीं रहता। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा होने लगता है और दूसरे के संपर्क में आता है, अपने चाचा मामा और अपने फैमिली रिलेशंस में के बीच में आता है, अपने दोस्तों से सीखता है, ठीक है, तो क्या हो गया, वो मी बन गया, ठीक है। धीरे धीरे लोगों से सीखते सीखते, मैंने ये पूरा मीट के थियरी में बताया हुआ है, तो मीट के जो चैप्टर को मैंने बनाया है उसको देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि M.N. श्रीनिवास के अनुसार भारत में ग्रामीण समुदाय के सामाजिक संगठन में ऐच्छिक सदस्यता की इकाई क्या है, कुल, ठीक है। तो ये उन्होंने ऐच्छिक सदस्यता की इकाई कुल को बताया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो इंपॉर्टेंट ना हो। तो ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, मुझे भी कई बार मिल चुका है, तो याद रखिएगा इसका आंसर बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि इरावती कर्वे द्वारा लिखी गई परशुराम की लोक कथाएँ क्या थी, निबंध, ठीक है। यानी उन्होंने जो परशुराम की लोक कथाएँ लिखी थी वो क्या था, निबंध था, निबंध की विधा के अंतर्गत वो आता है, याद रखिएगा। और इन्होंने जो अपना एक पुस्तक लिखी है ऑर्गेनाइजेशन, जो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो लिखी है, उसमें उन्होंने महाभारत के विभिन्न वंशावलियों से उस पुस्तक की शुरुआत की है। और ये कई बार एग्जाम में और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक थी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, उसमें उन्होंने कौन सी पौराणिक कथाओं का यूज़ किया है, ठीक है, तो उन्होंने महाभारत की पौराणिक कथा को उसमें दर्शाया है, तो याद रखिएगा। क्योंकि उन्होंने कई पौराणिक कथाओं के बारे में लिखा है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि परशुराम की कथा थी या फिर किसी और की, तो वहाँ पे याद रखिएगा वो महाभारत की पौराणिक कथाओं का वर्णन है, विभिन्न वंशावलियों के बारे में उसमें चर्चा की गई है कि कौन कौन सी वंशावली कैसे कैसे बढ़ती है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे कंटेंट अच्छे लगते हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें, ठीक है, क्योंकि प्लेलिस्ट में जो चीज़ें होती हैं यानी पूरा कोर्स उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट यदि नहीं देखेंगे तो कुछ वीडियो आपको मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, इसलिए हमेशा जो स्टडी है वो प्लेलिस्ट से करनी चाहिए, चाहे मेरा चैनल हो या फिर किसी और का, ठीक है। तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए आप, ओके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।